हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 10th का 21 फरवरी को 21 फरवरी को साइंस का एग्ज़ाम है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को जेक बोर्ड क्लास 10th का साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 4 सेट अपलोड कर दूंगा। पहला ये सेट है, इसके बाद फिर 3 सेट अलग से आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। देखना मत भूलिएगा, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और साथ में जेक के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन रिलीज किया गया है, टोटल मिला के 5 सेट हो जाएगा। अच्छी तरीके से पाँचों सेट को कर लीजिएगा तो आराम से आपका 80 से 90 नंबर आराम से आ जाएगा। सबको सभी प्रश्न को 2-3 बार लिख कर जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, आप लोगों का फुल मार्क्स 80 का है। 3 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 30 MCQ क्वेश्चन इस बार आएगा, 30 ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को कवर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? पहला ऑप्शन है सीधा, दूसरा बराबर, तीसरा आभासी और चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा भी होता है, बराबर भी होता है, आभासी भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। सुबह सुबह आप स्कूल जाने के लिए बाल बनाते हैं जिस दर्पण के सामने, वही है समतल दर्पण। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, तीसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र से परे और चौथा ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन। फिर देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -5 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? पहला ऑप्शन देखिए दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल और चौथा ऑप्शन दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दोनों अवतल है। क्यों दोनों अवतल है? क्योंकि फोकस दूरी जो है वो माइनस में है, इसलिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा वेग, तीसरा तरंगदैर्घ्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आवृत्ति। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा बायफोकल लेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उत्तल लेंस पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो देखिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम यानी कि न्यूनतम दूरी बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 25 मीटर, दूसरा 2.5 सेंटीमीटर, तीसरा 25 सेंटीमीटर, चौथा 2.5 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है और अधिकतम दूरी अनंत होता है। दोनों को आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। अनंत भी पूछा जा सकता है कि अधिकतम दूरी क्या है, तो अनंत, और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ओम, तीसरा कूलम, चौथा एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है
कूलम। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एमीटर, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वोल्ट मीटर। फिर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे द्वारा किसकी दिशा संकेतिक होती है? अंगूठे द्वारा किसकी दिशा संकेतिक होती है बताना है। पहला ऑप्शन है धारा, दूसरा बल, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगूठा जो है वो विद्युत धारा को इंगित करता है, निर्दिष्ट करता है, संकेत करता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हवा, प्रकाश, सूर्य, विद्युत। तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अभिकारक, दूसरा उत्पाद, तीसरा उत्प्रेरक, चौथा उतोत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अभिकारक। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर अभिक्रिया देखना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए Ba के साथ यहाँ पर Cl है, लेकिन इधर देखिए Cl Na के साथ है, और यहाँ पर SO4 Na से ब्रेकअप करके Ba के साथ यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रहा है ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा विस्थापन, तीसरा वियोजन और चौथा द्विविस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा द्विविस्थापन। क्लोरीन यहाँ पर चेंज हो जा रहा है और यहाँ पर SO4 भी चेंज हो जा रहा है, अपना साथी बदल ले रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा क्षार, तीसरा लवण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्षार। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 10। देखिए pH जितना कम रहेगा एसिडिटी उतना ही ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है, यानी कि क्षार है, जो भी चीज़ है वो क्षार है। तो 7 से ऊपर रहना चाहिए क्षार का। तो 7, 8 देखिए 9, 10, 10 क्षार है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर की ओर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पहला देखिए NaCl, दूसरा NaHCO3, तीसरा NaOCl2 और चौथा Na2CO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा NaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा पारा, तीसरा लोहा, चौथा तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा पारा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर की ओर। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पीतल, दूसरा कांसा, तीसरा सोल्डर और चौथा स्टील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पीतल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। एल्केन का सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? देखिए CnH2n+4, दूसरा ऑप्शन है CnH2n और तीसरा ऑप्शन है CnH2n+2 और चौथा ऑप्शन है CnH2n-2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा CnH2n+2। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एल्केन, एल्किन, एल्काइन तीनों का सामान्य सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह
ब्यूटेनॉन में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बताना है। पहला देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन, चौथा एल्कोहल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा देखिए नॉन है, यहाँ पर नॉन यानी कि कीटोन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तीसरा कीटोन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है। पहला ऑप्शन देखिए परमाणु संख्या, दूसरा परमाणु द्रव्यमान, तीसरा परमाणु आयतन, चौथा परमाणु घनत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला परमाणु संख्या। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या पूर्ण हरित से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जल से। जल से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है। अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है एथिल एल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा एथिल एल्कोहल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है थायरोक्सिन, तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, चौथा ऑप्शन है साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा इथिलीन और चौथा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा इथिलीन। इथिलीन गैस अगर कोई फल या सब्जी में हम लोग डाल देंगे तो तुरंत वो पक जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा इथिलीन गैस। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है बहुखंडन, दूसरा ऑप्शन है मुकुलन, तीसरा ऑप्शन है विखंडन, चौथा ऑप्शन है पुनरुद्भवन। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा बहुखंडन। ये प्लाज्मोडियम जैसा दिख रहा है, आई थिंक प्लाज्मोडियम ही है, तो यहाँ पर बहुखंडन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है फल, दूसरा बीज, तीसरा बीजांड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला फल। पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 27 नंबर। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। गेहूं, चना, मटर, धान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा मटर को चुना था। ये क्वेश्चन भी बहुत नॉर्मल सा है लेकिन कभी कभी पूछा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर। तापीय विद्युत संयंत्र में देखिए ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 29 नंबर की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है। पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा 10%, तीसरा 20%, चौथा 15%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का सिर्फ 10% ही प्रवाहित होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर। किस समूह में अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। किस समूह में अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। पहला ऑप्शन है घास, पुष्प, चमड़ा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन देखिए फूलों के छिलके, केक, नींबू का रस, चौथा ऑप्शन है केक, लकड़ी, घास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
देखिए प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, घास लकड़ी प्लास्टिक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अब बढ़ते हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए पहले 2 नंबरी देखेंगे, 2 अंक है यहाँ पर निर्धारित, 8 दिया हुआ है, उसमें से 6 का ही आप लोगों को उत्तर लिखना रहेगा एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर मैं 6 का 6, 8 का 8 पूरा 8 का 8 पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए 31 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद कर लीजिएगा। पहला नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 32 नंबर, किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित करें। किसी लेंस का एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित करना है, तो इसका उत्तर देखिए, एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 1 मीटर फोकस दूरी वाला लेंस का क्षमता एक डायप्टर रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट 33 नंबर, रेटिना से जुड़े 2 तंतुओं के नाम लिखें। रेटिना से जुड़े 2 तंतुओं के नाम, पहला है छड़नुमा, दूसरा है शंकुनुमा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अथवा यह भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस है कि व्याख्या करें कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं, तो देखिए इसका भी आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और मैं आप लोगों के लिए रिपीटेड क्वेश्चन पर भी वीडियो बना चुका हूं, सभी सब्जेक्ट का, हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ सबका, 2009 से लेकर 2023 तक में जो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है सभी को मैंने एक जगह वीडियो बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। कई सारा ऐसा क्वेश्चन है जो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार तक रिपीट हुआ है, वो क्वेश्चन सबको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आ सके। तो नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। देखिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो इसका उत्तर देखिए, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत नज़दीक हैं और इसीलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, अगला नंबर देखिए 34 नंबर, दिए गए चित्र को देखें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर देखिए कॉर्क है, कांच की नली है, शंक्वाकार फ्लास्क है, यहाँ पर एक्स है, क्वेश्चन मार्क है ये, फिर दानेदार जस्ता है। और यहाँ पर देखिए शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन गैस है, तो एक्स क्या है? दूसरा ऑप्शन है इस प्रक्रिया का संतुलित समीकरण लिखें, तो इसका उत्तर देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पर जो एक्स दिख रहा है ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, H2SO4 है। फिर देखिए समीकरण जिंक प्लस H2SO4 दोनों रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। बस सिंपल इसको लिख लेना है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 35 नंबर की ओर, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 2 उपलब्धियां एवं 2 विसंगतियां लिखें, तो इसका उत्तर देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, ए नंबर, समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया, दूसरा अध्ययन में सुविधा, तीसरा नए नए तत्वों की खोज, और चौथा देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियां, हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति, दूसरा समस्थानिकों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं, और तीसरा परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अतिक्रमण। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडलीव का आवर्त सारणी का उपलब्धि और उसका कमी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कार्बन के 2 गुणधर्म
कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो इसका उत्तर देखिए, कार्बन यौगिक की विशाल संख्या होने के निम्नलिखित दो कारण हैं। ए नंबर देखिए, कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन गुण होता है, यानी कि कार्बन टू कार्बन चेन बनते जाता है, कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड बना सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट बी नंबर, कार्बन की चतुसंयोजकता गुण का होना। कार्बन का संयोजकता 4 होता है, ये भी एक गुण है जिसके कारण कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या हम लोगों को देखने को मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 37 नंबर, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? कोई दो कार्य लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, शुक्राणुओं का उत्पादन और दूसरा है नर जनन हार्मोन का संश्लेषण एवं स्रवण। मानव वृषण के कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर की ओर। 38 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे दो तरीके बताएं जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, अजैव निम्नीकरण पदार्थ अपने अनिम्नीकरणीय स्वभाव के कारण निष्पादन की समस्या उत्पन्न करते हैं तथा परिदृश्य को गंदा करते हैं। फिर देखिए दूसरा, इन पदार्थों से प्रायः अत्यंत हानिकारक गैसीय प्रदूषक निकलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अथवा में क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संबंध की किन्हीं दो आवश्यकताओं का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर देखिए, प्राकृतिक संसाधन सीमित है परंतु आबादी में वृद्धि एवं मानव स्वभाव के कारण या तो उनका अधिक प्रयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है या उनकी बर्बादी हो रही है। इससे ये संसाधन या तो कम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे या बेकार हो जाएंगे। फिर देखिए दूसरा, प्राकृतिक संसाधन आने वाली पीढ़ी की अमानतों की तरह है, उनकी समाप्त या बर्बादी होने से बचाना महत्वपूर्ण है। फिर देखिए तीसरा नंबर, प्राकृतिक संसाधनों का हिस्सा समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलना चाहिए ताकि संतुलित एवं समपोषणीय विकास हो सके। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबरी की ओर। 3 नंबरी क्वेश्चन देखिए लघु उत्तरीय, इसमें भी 8 प्रश्न दिए हुए रहेंगे, उनमें से कोई भी 6 प्रश्न का हल आप लोगों को देना है। देखिए 39 नंबर, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करें। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ H1 यानी कि वस्तु की हाइट या वस्तु का ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, R दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर, R यानी कि वक्रता त्रिज्या। फिर देखिए F दिया हुआ है, F R/2 हो जाता है, फोकस R/2, तो R 30/2 बराबर 15 हो जाएगा। फिर U -20 सेंटीमीटर और H2 यानी कि प्रतिबिंब निकालना है और यहाँ पर वस्तु की स्थिति भी निकालना है। तो चलिए हम लोग दर्पण सूत्र अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f है। अब हम लोगों को v निकालना है, इसलिए v को साइड कर देंगे, तो 1/v = 1/f - 1/u वैल्यू पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो 7/60 आ जाएगा 1/v का वैल्यू। 1/v का वैल्यू 7/60 आया है, तो v का वैल्यू 60/7 हो जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा और यहाँ पर ये प्लस में रहेगा। फिर देखिए आवर्धन, अब हम लोग आवर्धन निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर -v/u, इसका भी वैल्यू पुट करेंगे तो 3/7 आ जाएगा। अब यहाँ पर m = H2/H1, H2/H1
देखिए एम का वैल्यू 3/7 है, तो 3/7 लिखेंगे एम के स्थान पर, और H2 को H2 ही रहने देंगे। उसके बाद H1 का वैल्यू 5 है, H1 का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। अब इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से गुना कर देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 15/7 आ जाएगा, ठीक है, 15/7 आ जाएगा। H2 फिर सॉल्व कर देंगे तो 2.14 सेंटीमीटर H2 यानी कि प्रतिबिंब का ऊंचाई हो जाएगा। तो इस प्रकार स्थिति 8.57 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्रकृति आभासी और सीधा होगा, आकार वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। वस्तु 5 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब देखिए 2.14 छोटा हो रहा है। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखिए। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। इसका एसआई मात्रक ओम है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला देखिए चालक की लंबाई, दूसरा है इसके अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल, तीसरा इसके पदार्थ की प्रकृति। ये 3 कारक पर निर्भर करता है किसी भी चालक का प्रतिरोध। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट 41 नंबर। 41 नंबर का क्वेश्चन है विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक क्या है? एक परिनालिका एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? तो देखिए इसका उत्तर, विद्युत चुंबक वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित तो होती रहती है, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। परिनालिका द्वारा उस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक के क्षेत्र के समान होता है। वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। जिस छोर से धारा प्रवाहित करती है वह दक्षिण ध्रुव तथा जिस छोर से धारा निकलती है वह उत्तरी ध्रुव बन जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो डायग्राम है इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, जैसे यहाँ पर है सेम टू सेम इसी तरीके से आप लोगों को बनाना है। आपकी किताब में मिल जाएगा, किताब से देखकर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट 42 नंबर। 42 नंबर का क्वेश्चन है ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के क्या अर्थ हैं? एक एक उदाहरण दे। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का एक एक एग्जाम्पल भी देना है। देखिए पहले ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा यूज हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। देखिए आपको इस प्रकार लिखना है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + O2 गिव्स 2NO। फिर देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C + O2 गिव्स CO2। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, या अथवा यहाँ पर और एक प्रश्न दिया हुआ है, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्षार क्या है? क्या क्षारीय विलयन में भी H+ एक्वस सॉल्यूशन आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर देखिए क्षारक। क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। सोडियम ऑक्साइड सोडियम प्लस OH- में टूट जाता है। अगर देखिए हाँ, क्योंकि क्षारीय विलयन क्षारक जल में घुलने से बनता है। जब जल में क्षारक घुलते हैं तो जल का भी वियोजन हो जाता है जिससे H+ आयन बनते हैं। H+ आयन की मात्रा घोल में कम होते हैं और क्षार के घुलने से OH- आयन की मात्रा अधिक होते हैं, इसीलिए विलयन क्षारीय होते हैं। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। निम्न यौगिकों के
आणविक सूत्र एवं संरचनात्मक सूत्र लिखें। तो यहाँ पर देखिए नाम, यहाँ पर देखिए एथाइन आणविक सूत्र है C2H2 और संरचना सूत्र यहाँ पर देखिए 2 कार्बन लगेगा और दोनों कार्बन के बीच त्रिबंध लगेगा यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन दोनों साइड। तो यहाँ पर देखिए आणविक सूत्र और संरचना सूत्र आप लोगों का आएगा, कंफर्म है। बस हो सकता है इधर कुछ अलग रहे, इथिन की जगह में हो सकता है कुछ और रहे, बट आएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इथिन का देखिए C2H4 और इस तरीके से इसका संरचना सूत्र बनेगा। फिर देखिए इथेनॉल का, इथेनॉल C2H5OH, यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन, फिर OH इधर आ जाएगा, फिर H कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पर प्रोपेनॉल का इस तरीके से होगा, मिथेनॉल का यहाँ पर याद कर लीजिएगा, फिर एथेनॉल का भी याद कर लीजिएगा। संरचना सूत्र और आणविक सूत्र दोनों आप लोगों को याद कर लेना है। यहाँ पर काफ़ी सारा है, टोटल आपका I तक है, ठीक है। अगर काउंट करें हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 यहाँ पर 9 केमिकल है, 9 यौगिक है। इन सभी का आणविक और संरचना सूत्र लिखा हुआ है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला, देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर देखिए, मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचन होना इसका एक उदाहरण है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 45 नंबर, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? आदर्श ईंधन की विशेषताओं को लिखिए। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, दोनों का सेम आंसर आप लोगों को लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, एक उत्तम ईंधन वह है जो पहला जिसका ऊष्मीयमान उच्च हो, दूसरा जो सस्ते एवं सुगमता से उपलब्ध हो, तीसरा देखिए जिसे प्रज्वलन ताप की प्राप्ति हो, और चौथा जो जलने के पश्चात अल्प धुआं तथा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो। ये सब है आदर्श ईंधन का विशेषता। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 46 नंबर, जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए, जैव अनिम्नीकरणीय रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ता के शरीर के वसी ऊतकों में संचित होते रहते हैं। चूँकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, अतः ये रसायन मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप से पहुँचते हैं और संचित हो जाते हैं। वहाँ मनुष्य के वसी ऊतकों में इन पदार्थों का सांद्रण बढ़ता रहता है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। हाँ, पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर यह आवर्धन भिन्न भिन्न होगा तथा सर्वोच्च स्तर पर जैव आवर्धन अधिक होगा। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब इधर हम लोग 5 नंबरी में आ गए हैं। 5 नंबर, टोटल 6 प्रश्न रहेगा, उसमें से 4 का उत्तर देना है आप लोगों को। 5 नंबरी है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। देखिए 47 नंबर, विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत, बनावट तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। इसके ब्रूसों का क्या कार्य है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए, विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत सबसे पहले हम लोग देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी कि डायनेमो एक विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर देखिए सिद्धांत, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तब उसके सिरे के बीच
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद हो तब उससे धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब देखिए बनावट, इसमें एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है जिसे अस्थायी चुंबकों के ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो वलय R1 तथा R2 से जुड़े रहते हैं। दो ब्रुशों B1 तथा B2 को वलय R1 तथा R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों वलयों R1 तथा R2 भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। दोनों ब्रुशों के बाहरी सिरे गैल्वेनोमीटर से जुड़े रहते हैं। अब देखिए क्रिया विधि, कुंडली को चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच किसी युक्ति द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है तब कुंडली से शून्य धारा बहती है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तब कुंडली के सिरों के बीच महत्तम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली के महत्तम प्रेरित धारा बहती है। कुंडली के सिरे AB या CD को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने से धारा की दिशा तथा परिणाम बदलता रहता है। इस तरह जो धारा प्राप्त होती है इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ब्रुशों के कार्य, वलय को संपर्क से धारा के बाह्य प्रयोग के लिए उपलब्ध कराते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग 48 नंबर ओम का नियम। ओम का नियम लिखिए, इसका सत्यापन करें, या यहाँ पर आप दूसरे तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए किसी परिपथ के दो सिरों के बीच का विभवांतर भी है। परिपथ में R प्रतिरोध जोड़ा गया है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I है तो इन राशियों के बीच संबंध लिखे। यह संबंध किस नियम पर आधारित है? संबंधित नियम को सत्यापित करें। बेसिकली ओम का नियम ही हम लोगों को सिद्ध करना है। देखिए ओम का नियम का परिभाषा, ओम का नियम नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I, जहाँ V इक्वल टू विभवांतर है और I इक्वल टू धारा है। अब देखिए V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR जहाँ R नियतांक है और प्रतिरोध है। फिर देखिए R इक्वल टू V/I हो जाएगा। इसी को पक्षांतरित करेंगे, आगे पीछे करेंगे, R का वैल्यू निकालेंगे। अब देखते हैं सत्यापन। सर्वप्रथम परिपथ में बैटरी परिवर्तनशील प्रतिरोध RH रियोस्टेट और आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब कुंजी K पर डाक लगाते हैं यानी कि ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार प्रवाहित धारा I को अमीटर पर एवं विभवांतर V को वोल्टमीटर पर पढ़ लिया जाता है और V/I का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अब रियोस्टेट द्वारा धारा का मान बदल बदल कर प्रयोग दोहराते हैं और प्रत्येक स्थिति में V/I का मान ज्ञात करते हैं तो पाते हैं कि V/I बराबर नियतांक। इससे ओम के नियम की जांच हो जाती है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए। अब हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर बना हुआ है सेम टू सेम इसी प्रकार से आप लोगों को भी डायग्राम बनाना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, नीचे देखिए। प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जब x अक्ष पर V एवं y अक्ष पर I लेकर ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे भी ओम के नियम की जांच हो जाती है। ये वाला जो ग्राफ है इसको भी आपको बनाना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 39 नंबर, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद करें। धातुओं एवं अधातुओं में विभेद करना है, अंतर बताना है। तो देखिए पेज का बीचों बीच लाइन खींच लीजिएगा, एक तरफ धातु लिखिएगा एक तरफ अधातु लिखिएगा। देखिए धातु में A नंबर, धातुएं
विद्युत धनात्मक होती है, जैसे सोडियम प्लस और कैल्शियम प्लस प्लस इत्यादि। फिर देखिए यहाँ पर अधातु, अधातु में विद्युत ऋणात्मक होती है, जैसे O माइनस माइनस, यहाँ पर O माइनस माइनस 2 बार माइनस है, ठीक है। उसी प्रकार Cl यहाँ पर 1 बार माइनस है आदि। फिर देखिए यहाँ पर बी नंबर, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जो जल में घुलकर क्षार बनाती है। और यहाँ पर देखिए धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है Na2O प्लस वाटर H2O सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर यहाँ पर देखिए CO2 H2O मिला देंगे तो यहाँ पर H2CO3 बन जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। वहीं पर देखिए अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला डी नंबर, धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया कर विद्युत संयोजक क्लोराइड बनाती है। फिर देखिए अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया कर सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है। फिर देखिए नेक्स्ट ई नंबर, कुछ धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अस्थायी हाइड्राइड बनाती है। फिर देखिए अधातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अस्थायी हाइड्राइड बनाती है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 50 नंबर की ओर। 50 नंबर का क्वेश्चन है, समवायता किसे कहते हैं? ब्यूटेन एवं प्रोपेन के समवायों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। देखिए इसका उत्तर, समवायता ऐसे विभिन्न यौगिक जिनका अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समावयन अर्थात समावयव कहलाते हैं और इस घटनाक्रम को समावयता कहते हैं। अब देखिए ब्यूटेन C4H10 के समावयों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र। देखिए यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटेन में सिंपल इस तरीके से कार्बन कार्बन पूरा सीधा चेन रह जाएगा, ठीक है। कार्बन को देखना है, कार्बन का पोजीशन बिल्कुल सीधा है। वहीं पर देखिए आइसो में सीधा जाकर एक ब्रांच बनेगा। यहाँ पर देखिए ब्यूटेन पूछा हो सकता है आपसे, पेंटेन या हेक्सेन कुछ भी पूछ सकता है। बस सिंपल क्या कीजिएगा, नॉर्मल में H यहाँ पर जो है वो ऊपर नीचे सब तरफ रहेगा, लेकिन C पूरा सीधा रहेगा। और यहाँ पर आइसो में C सीधा रहेगा और एक ब्रांच रहेगा, ऊपर या नीचे कहीं पर भी दे दीजिएगा। यहाँ पर देखिए C सीधा है, फिर यहाँ पर एक ब्रांच आया है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर पेंटेन में, पेंटेन समवायों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र। नॉर्मल पेंटेन में बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, सीधा चेन जैसे, और आइसो में ब्रांच रहेगा इस तरीके से, आइसो में ब्रांच। और यहाँ पर नियो कहाँ गया, नियो, अच्छा इधर है नियो। और नियो में इस तरीके से सीधा तो रहेगा कार्बन, उसके बाद एक ऊपर और एक नीचे भी रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग याद करिएगा। आइसो में सिर्फ एक साइड रहता है, नियो में दोनों साइड ऊपर नीचे भी कार्बन का चेन, इस तरीके से कार्बन का ब्रांच रहता है नियो में। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 51 नंबर, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव का पाचन तंत्र इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो मेन पार्ट्स है जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, अमाशय, डायफ्राम, पित्ताशय, अग्नाशय और मुंह ग्रासिका, ये सबको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार ड्रॉ कीजिएगा, इजीली बन जाएगा। और यहाँ पर नासिका नहीं लिखा हुआ है, नासिका भी आप लोगों को लिख देना है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए दूसरा, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, इसमें उत्पन्न होने वाला रस लार कहलाता है। इस रस में पाए जाने वाला एंजाइम टायलिन कहलाता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, जो सरलता से आहार नाल के अन्य भागों में पाचित होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 52 नंबर की ओर। पहला नंबर देखिए, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? मानव में
बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो इसका उत्तर देखिए, किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। अब इसका देखिए लिंग निर्धारण कैसे होता है। ए नंबर देखिए, महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, एक्स और एक्स। पुरुष में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, एक्स और वाई। पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के शुक्राणु एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरी प्रकार के शुक्राणु वाई गुणसूत्र रखते हैं। अब देखिए, महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिसमें एक्स गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है तो एक्स एक्स युग्मनज लड़की में विकसित होता है। वहीं पर देखिए, जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो एक्स वाई युग्मनज लड़के में विकसित होता है। यानी कि यह है आपका शुक्राणु जहाँ पर एक्स और वाई है, और ये है मादा का अंडाणु। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्स है, पूरा का पूरा एक्स एक्स है। अगर वाई वाला इसके साथ मिल गया तो एक्स वाई बन जाएगा, ये लड़का हो जाएगा। और अगर एक्स वाला मिल गया इसके साथ में तो एक्स एक्स हो जाएगी, यानी कि लड़की हो जाएगी। ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये डायग्राम बना दीजिएगा, कुछ नहीं लिखिएगा, फिर भी आपको आधा नंबर आराम से मिल जाएगा। वैसे इजी है, लिख तो पाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न को समझाइए। जीन प्रवाह को समझाना है। जीन प्रवाह, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीनों का स्थानांतरण जीन प्रवाह कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की परिघटनाएं सम्मिलित होती है, जैसे परागकणों का दूर तक उड़कर जाना, मनुष्यों का दूसरे देशों में जाना। भी देखिए, जीन पूल, किसी आबादी के ऐसे सभी सदस्यों के जीनों की कुल संख्या जिसमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है, जीन पूल कहलाता है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद में और 3 सेट आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, उसे भी देखना मत भूलिएगा। और जेक द्वारा रिलीज किया गया मॉडल क्वेश्चन, टोटल 5 सेट हो जाएगा। 5 सेट को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लिए तो मस्त आपका एग्ज़ाम जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।